आज हम क्लास 12th के भारत में दल और दलीय व्यवस्था के का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले हम पार्ट 1 का क्विक रिवीजन देखते हैं। तो आइए चलते हैं, वीडियो में क्या है देखते हैं। चैप्टर का नाम है कांग्रेस प्रणाली, चुनौती और पुनर्स्थापना। 1960 के दशक को एक खतरनाक दशक कहा जाता है क्योंकि इस समय भारत में कई सारी समस्याएं मौजूद थी। 27 मई 1964 को देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का दिल का दौरा पड़ने के कारण मृत्यु हो जाती है। इसके बाद देश का जो नया प्रधानमंत्री का उत्तराधिकारी चुना गया वो लाल बहादुर शास्त्री को चुना गया था। लाल बहादुर शास्त्री 2 सालों तक देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, 1964 से लेकर 1966 तक। इन्हीं के समय जो है 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है, जिस युद्ध में जो है भारत की जीत होती है। और फिर भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता होता है। ताशकंद समझौते पर मोहम्मद अयूब खान पाकिस्तान की ओर से, जबकि भारत की ओर से लाल बहादुर शास्त्री ने हस्ताक्षर किए थे। लेकिन इस समय एक दुखद घटना घटती है, और वो दुखद घटना ये थी कि 10 जनवरी 1966 को हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का देहांत हो जाता है। लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था इसी युद्ध के समय। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद देश की अगली प्रधानमंत्री बनती है इंदिरा गांधी, और इंदिरा गांधी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री बनने के लिए मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी के बीच कड़ा मुकाबला होता है, लेकिन इंदिरा गांधी का कुछ बड़े नेताओं द्वारा साथ दिया जाता है, जिसकी वजह से वो देश की अगली प्रधानमंत्री बन जाती है। इसके बाद चौथे आम चुनाव होते हैं 1 साल बाद ही। चौथे आम चुनाव को एक अत्यंत महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है भारत की राजनीति में। 1967 में इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री तो बन जाती है, लेकिन उन्हें कई आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इनके समय में देश में चारों तरफ सूखा छा गया था, महंगाई बढ़ गई थी बहुत ज़्यादा, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, जॉब ख़त्म हो गई थी, विदेशी मुद्रा ख़त्म हो गई थी। तो देश में इनको विरोध का सामना करना पड़ा था। इसके बाद आता है दूसरा पार्ट, जिसे हम आज पढ़ेंगे, भारत में दल और दलीय व्यवस्था चैप्टर का नाम है। तो आइए शुरू करते हैं दूसरे पार्ट के बारे में। गैर कांग्रेसवाद। इस समय चारों तरफ सरकार का लगातार विरोध हो रहा था और विपक्षी दल जन विरोध की अगुवाई करने लग गए थे। सरकार पर चारों तरफ से दबाव पड़ने लगा था। कांग्रेस की विरोधी पार्टियों को ऐसा अब समझ में आ गया था कि उनके वोट बढ़ गए हैं। उनके वोट बढ़ने की वजह से कांग्रेस आज सत्ता में है, और बाद में सभी विरोधी पार्टियां एक ही मंच पर इकट्ठा हो जाती है और एक ही मंच पर आ जाती है। फिर बाद में वो सभी सरकारी जितनी भी पार्टियां होती है अपनी सीटों के लिए तालमेल कर लेती है। इन दलों को महसूस होने लगा कि इंदिरा गांधी की अनुभवहीनता और कांग्रेस में जो उठापटक चल रही है उसका फ़ायदा उठाकर कांग्रेस को सत्ता से बाहर किया जा सकता है। उस समय समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने इस रणनीति को गैर कांग्रेसवाद का नाम दे दिया। उन्होंने गैर कांग्रेसवाद के पक्ष में कहा कि कांग्रेस का शासन अलोकतांत्रिक हो गया है और जनता के हितों की तरफ किसी प्रकार का ध्यान नहीं दे रहा है, इसलिए सभी गैर कांग्रेसी दलों को एक साथ आ जाना जरूरी है। ये जो है राम मनोहर लोहिया है, समाजवादी नेता। उसके बाद देखते हैं चुनावों का जनादेश। 1967 के फरवरी माह में चौथे आम चुनाव होते हैं। चौथे आम चुनावों में कांग्रेस को राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा धक्का लगता है, जिससे राजनीति के जानकारों ने इसे राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दे दी। कांग्रेस को लोकसभा में बहुमत तो मिल जाता है, लेकिन प्राप्त मतों का प्रतिशत और सीटों की संख्या पहले से काफ़ी नीचे आ जाती है। इससे पहले कांग्रेस को इतने कम वोट नहीं मिलते और ना ही इतनी कम सीटें मिली थी। इन चुनावों में कांग्रेस को केवल 283 सीटें ही मिलती हैं। इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल के आधे मंत्री चुनाव हार जाते हैं और कांग्रेस को 7 राज्यों में बहुमत नहीं मिल पाया था। 2 राज्यों में दल बदल के कारण कांग्रेस की सरकार गिर गई थी। इन राज्यों में पंजाब, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, मद्रास, केरल आदि थे। इस समय डीएमके, जिसका नाम है द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी, को मद्रास में बहुमत मिलता है, और एक नई पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी, जो अपनी सरकार बना लेती है। उस समय जो सरकार बनती है CN अन्नादुरई की बनती है मद्रास के अंदर। CN अन्नादुरई ने मद्रासी जो तमिल भाषा लोग थे उनका एक आंदोलन हुआ था हिंदी भाषा के विरोध में, उसका नेतृत्व किया था। तो इनके कहने पर ही मद्रास में उस समय
गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। यह पहला राज्य था जहां पर एक गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी राज्य में गैर कांग्रेसी दल को पूर्ण बहुमत मिला हो। जैसा कि मैंने बताया कि यह जो पार्टी थी हिंदी विरोधी आंदोलन का नेतृत्व करके सत्ता में आई थी। यहाँ के छात्र हिंदी को राजभाषा के रूप में केंद्र द्वारा अपने ऊपर थोपने का विरोध कर रहे थे। मैंने कि जैसे बताया कि जो केंद्र सरकार थी वो साउथ के जो राज्य थे मद्रास, तमिलनाडु, मद्रास, कर्नाटक वगैरह, इन सभी पर हिंदी भाषा को राजभाषा बनाने के लिए जोर दे रही थी। लेकिन यहाँ के छात्रों ने इसका विरोध किया था और डीएम के द्वारा उनको नेतृत्व प्रदान किया गया। जो छात्र थे उन्होंने जो आंदोलन कर था उसका नेतृत्व डीएमके ने किया। यह पहली बार था कि किसी राज्य में गैर कांग्रेसी सरकार को पूर्ण बहुमत मिला था और अन्य 8 राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकार ने मिलजुल कर गठबंधन सरकार को बना लिया था। उस समय लोग राज्यों में कांग्रेस की सरकार को देखने के आदी हो गए थे। लेकिन इस स्थिति के बाद माना गया कि कांग्रेस का दबदबा अब क्या हो गया है, खत्म हो गया है। ये डीएमके पार्टी का चुनाव चिन्ह है और उनका झंडा भी हम कह सकते हैं। अब आता है गठबंधन। 1967 के चुनावों के बाद से ही देश में गठबंधन सरकारों का दौर चालू हो गया था। गठबंधन सरकार होता क्या है? जब किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता तो ऐसे में कई पार्टियां मिलकर एक सरकार बना लेती है जिसे गठबंधन सरकार कहा जाता है। 1967 के चुनावों में गठबंधन सरकारों की शुरुआत हुई थी, जैसा कि मैंने भी आपको बताया। इस समय कई राज्यों में कई पार्टियों ने आपस में गठबंधन किया और सरकार बनाई, जैसे कि पंजाब, बिहार में हुआ। बिहार में एसएसपी और पीएसपी ने मिलकर सरकार बनाई थी, तो वहीं पंजाब में अकाली दल और मास्टर ग्रुप ने मिलकर सरकार बनाई थी। अब हम बात करेंगे दल बदल के बारे में। 1967 में सरकारों का बनना और बिगड़ना। 1967 के चुनाव में दल बदल एक खास समस्या रही, क्योंकि इसके कारण कई राज्यों में सरकारें बनी और सरकारें बिगड़ी। जब कोई जनता का प्रतिनिधि एक पार्टी से जीतने के बाद किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता है तो इसे दल बदल कहा जाता है। ऐसा करने से देश में कई राज्यों में सरकारें बनी और बिगड़ी। 1967 के आम चुनाव में कांग्रेस को छोड़ने वाले विधायकों ने 3 राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सरकारों के आने जाने के कारण आयाराम और गयाराम का जुमला मशहूर हुआ। या आप कह सकते हैं कि यह जुमला विधायकों ने पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल होने के कारण मशहूर किया। जो दल बदल, इसके विरोध में फिर एक दल विरोध कानून बनाया गया, जिसे संविधान के 52वें संविधान संशोधन यानी कि 52 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, यानी कि संविधान संशोधन है, 52वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा भारत की जो 12 अनुसूचियाँ हैं उसमें जोड़ा गया 1985 में। कब जोड़ा गया था? 1985 में जोड़ा गया था। और यह देश के सभी नेताओं पर लागू होता है अगर वो अपनी पार्टी को छोड़कर किसी दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। लेकिन हमने देखा है अक्सर जो है एक नेता एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में चला जाता, लेकिन तब उनके ऊपर ये दल बदल का कानून क्यों नहीं लगता? वो इसलिए नहीं लगता क्योंकि उस नेता ने या तो उस पार्टी से उस समय क्या इलेक्शन नहीं जीता होता, और दूसरी बात इलेक्शन नहीं लड़ा होता। तो जब कोई नेता इलेक्शन लड़ेगा ही नहीं तो वो जीतेगा कैसे? जब जीतेगा नहीं तो वो दूसरी पार्टी में शामिल हो सकता है। तो इसलिए जो है उस पर दल बदल का कानून लागू नहीं होता। अब हम बात करेंगे कांग्रेस में विभाजन की। 1967 के चुनावों को कांग्रेस पार्टी जीत जाती है और कांग्रेस सत्ता में आ जाती है। लेकिन फ़र्क क्या होता है? फ़र्क ये होता है कि अब उसे जो बहुमत हासिल हुआ था वो ज़्यादा नहीं हुआ था, यानी कि पहले की तुलना में जो सीटें थी उनको कम मिली थी। किसको? कांग्रेस को। इंदिरा बनाम सिंडिकेट, जैसा कि मैंने बताया था कि इंदिरा गांधी कांग्रेस पार्टी के अंदर एक ग्रुप था जिसका नाम था सिंडिकेट। सिंडिकेट के कुछ नेता ऐसे भी थे जिन्होंने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनने में मदद करी थी या महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1967 के चुनावों के बाद अपनी पार्टी के भीतर सिंडिकेट से निपटना पड़ता है। किसको? इंदिरा गांधी को। सिंडिकेट कांग्रेस के भीतर एक ताकतवर और प्रभावशाली ग्रुप था। सिंडिकेट ने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनवाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर दी, जैसा कि मैंने आपको बताया। सिंडिकेट के नेताओं को उम्मीद थी कि
जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन जाएगी तो सिंडिकेट के नेताओं को वो अपने मंत्रिमंडल में शामिल करेगी और उनकी सलाह को मानेगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। उन्होंने अपनी सलाह और अपने सलाहकारों और विश्वास पात्रों के समूह को पार्टी से बाहर के लोगों को रखा। यानी कि इंदिरा गांधी ने जो सिंडिकेट के जो बड़े नेता थे उनको अपनी जो है मंत्रिमंडल में या सलाहकारों में शामिल नहीं किया, बल्कि अपने विश्वास पात्रों को, जिनके ऊपर उसको विश्वास था इंदिरा गांधी को, जो बाहर के लोग थे, उनको उसने अपने समूह में शामिल किया। इस तरह सिंडिकेट को लकड़ा कर दिया। इंदिरा गांधी ने इस तरह दो चुनौतियों का सामना किया। पहला, सिंडिकेट के प्रभाव से स्वतंत्र अपना मुकाम बना लिया। दूसरा, कांग्रेस ने 1967 के चुनाव में जो जमीन खोई थी उसको दोबारा हासिल कर लिया था। आप ये जो पिक्चर देख रहे हैं इसमें ये मोरारजी देसाई है और ये के कामराज है, जो कि दोनों ही सिंडिकेट से संबंधित थे। 1967 के आम चुनावों के बाद 2 साल बाद 1969 में राष्ट्रपति पद का चुनाव होता है। ये चुनाव कब होता है? जब देश के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की मृत्यु हो जाती है। 1969 में राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई थी, जो कि देश के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। इस समय राष्ट्रपति पद खाली हो गया था। जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद वीवी गिरी देश के राष्ट्रपति बनते हैं और वह पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं उनकी मृत्यु के बाद 6 महीने के लिए। देश का कभी भी कोई राष्ट्रपति जब मर जाता है तो देश का एक कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया जाता है, जो कि 6 महीने के लिए बनाया जाता है और 6 महीने के अंदर ही देश का नया राष्ट्रपति चुना जाता है। वीवी गिरी देश के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में चुने गए। यही समय था जब देश के सामने सिंडिकेट और इंदिरा गांधी के बीच में जो गुटबाजी थी वो सामने आ गई थी। यानी कि जो इंदिरा गांधी और सिंडिकेट के बीच जो कलह चल रही थी वो देश के सामने आ जाती है। इस समय सिंडिकेट के जो तत्कालीन नेता थे, जिनका नाम संजीव रेड्डी था, उनको कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में खड़ा कर दिया, जिसमें किनका हाथ बड़ा था? जिसमें जो है सिंडिकेट के नेताओं का बड़ा हाथ था। एन संजीव रेड्डी की इंदिरा गांधी से बहस चल रही थी, यानी कि उनकी जो है इंदिरा गांधी से बात नहीं पटती थी या नहीं बनती थी। और इंदिरा गांधी, ये आपके सामने जो दिखाई दे रहे हैं, नीलम संजीव रेड्डी है, यानी कि SN संजीव रेड्डी ने तत्कालीन उपराष्ट्रपति वीवी गिरी को बढ़ावा दिया और उन्होंने वीवी गिरी से बोला कि आप राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन करें। इंदिरा गांधी ने 14 अग्रणी बैंकों के राष्ट्रीयकरण, भूतपूर्व राजा महाराजों को जो प्राप्त विशेषाधिकार थे, यानी कि प्रीवी पर जो प्राप्त था उनको, उसको समाप्त कर दिया। विशेषाधिकार उस समय जो राजा महाराजा थे उनको मिले हुए थे। और विशेषाधिकार में क्या था? जो राजा महाराजा 1947 के बाद देश के अंदर शामिल हुए थे, अपनी जो उन्होंने जो राज्यों को शामिल करा था, उन्हें कुछ विशेष अधिकार दिए गए थे, जैसे कि 50 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन और उनका महल, जिस पर जो सिर्फ उन्हीं का अधिकार था, उसको समाप्त किया, जो कि एक जनप्रिय नीतियाँ थी। उस समय मोरारजी देसाई देश के उप प्रधानमंत्री हुआ करते थे और विदेश मंत्री थे। राष्ट्रपति के चुनाव में कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे उस समय एस निजलिंगप्पा ने व्हिप जारी करते हुए कहा कि कांग्रेस के जितने भी सांसद हैं उन सभी सांसदों को और विधायकों को उम्मीदवार संजीव रेड्डी को वोट डालना है। जब कभी राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उसमें देश के सभी विधायक और सभी सांसद शामिल होते हैं। वहीं दूसरी तरफ इंदिरा गांधी ने खुलेआम सांसदों और विधायकों से कहा कि वो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुने और अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनने के बाद जो उनको सही लगता है उस पर वोट करें। बाद में वीवी गिरी की जीत हो जाती है लोगों ने, क्योंकि अधिक मात्रा में वीवी गिरी को वोट दिया, जिसके कारण कांग्रेस का बंटवारा हो गया और इंदिरा गांधी वाले भाग को कांग्रेस रिविजनिस्ट कहा गया, जबकि जो सिंडिकेट वाला भाग था, यानी कि सिंडिकेट वाली जो कांग्रेस थी, उसको कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन कहा गया। इन दलों को नई कांग्रेस और पुरानी कांग्रेस भी कहा जाता है। ये आपके सामने वीवी गिरी है और ये आपके सामने कौन है? SN नीलम संजीव रेड्डी।
SN संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी बोल सकते हैं इनको, वैसे तो नाम इनका यही है, नीलम संजीव रेड्डी। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद, आपने वीडियो को समय दिया। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और प्रेस बेल का बटन ज़रूर कीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको मिल सके। धन्यवाद।